हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुमार सिंह और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड लेक्चर में कुछ चार्जेस से रिलेटेड और भी नई चीज़ें सीखेंगे। लास्ट टर्म पे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जो कि शायद आप लोगों ने किया हो। कुछ बच्चों के मेरे पास रिप्लाई भी आए थे और बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। वेरी गुड बच्चे। तो आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल वहीं से। ओके बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर यहाँ से पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका, या आपने जो भी मास मान लिया m1, अगर m1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं m2 पे, तो मेरा क्वेश्चन था कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि सेकेंड ऑप्शन सर करेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है देन यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, एक्सेस में हो रहा है, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से इसका मास क्या होगा, कम हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चे। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आपका जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास हमेशा कम हो जाता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा भी मैंने शायद कोई क्वेश्चन पूछा था। हाँ ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब बच्चे हमारे लिए कुछ प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके हम चीज़ों को नहीं समझ सकते। जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज का नेचर कैसा है बच्चे। चार्ज का नेचर है स्केलर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसका जो एडिशन होता है वो नॉर्मल अलजेब्रा के थ्रू होता है, कोई वेक्टर सम या ऐसी चीज़ें नहीं होती इनके साथ। देन देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया है। चार्जिंग of a body implies transfer of charge electron from one body to another. Positively charged body means loss of electron, that is deficiency of electron, and negatively charged body means excess of electron. It also shows that mass of the negative charged body, बच्चे ध्यान देना, यही क्वेश्चन था मेरा लास्ट टर्म पे। Negatively charged body is always greater than mass of the positively charged body. ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखना। ठीक है, देन अगली बात, चार्ज कंजर्व्ड होता है। ये हमेशा कैसे टूटेगा बच्चे, प्लस माइनस एनी में टूटेगा। जितने अमाउंट के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अमाउंट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे। फिर अगली बात, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो बच्चे इसी को कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन का मतलब हुआ नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से आप लोग बहुत बिल्कुल फैमिलियर हो। और बच्चे एक इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बच्चे याद रखना, क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले बच्चे मैंने लास्ट टर्म पे आपको बोला था कि हमारी जो फंडामेंटल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन आज के टाइम में नहीं है, वो कभी थी। अब इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा चुका है और इलेक्ट्रॉन को तोड़ के उससे भी कुछ छोटी क्वांटिटी में इसे कन्वर्ट किया गया है। इस पूरी थ्योरी को कहा गया है क्वार्क थ्योरी। एंड वो जो पार्टिकल हैं जिनसे मिलके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वार्क। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक यही है बच्चे, क्वार्क। व्हाट इज क्वार्क? क्वार्क इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर। मतलब यही फंडामेंटल है आज के टाइम में। जो हमारा प्रोटॉन है, बेसिकली प्रोटॉन किससे मिलके बना है? प्रोटॉन बच्चे इन क्वार्क से मिलके बना है। क्वार्क कितने टाइप के होते हैं बच्चे? क्वार्क 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप होता है, और साथ में इससे रिलेटेड जो अगली चीज़ है, देखो बच्चे ये पेयर वाइज होते हैं। ये भी अप के साथ आता है डाउन, ऐसे ही चार्म के साथ आता है स्ट्रेंज, ऐसे ही टॉप के साथ आता है बॉटम। और बच्चे देखो जितने भी तुम्हारे ये ऊपर के हैं उन सब पे कितना चार्ज होता है? 2/3 ऑफ ई होता है। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू प्लस 2/3 ऑफ ई होती है। ऐसे जो ये नीचे के हैं ये कितने होते हैं? -1/3 ई होते हैं। अब मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये जो प्रोटॉन है
ये प्रोटॉन यू और डी से मिलके बना है। यू का मतलब हुआ बच्चे, ये एक अप को शो कर रहा है, ये दूसरे अप को शो कर रहा है, एंड ये डाउन को शो कर रहा है। मतलब दो अप और एक डाउन से मिलके बन रहा है बच्चे। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा u प्लस डी। अब बच्चे u पे चार्ज कितना है, 2/3 प्लस 2/3 प्लस -1/3। भाई डाउन का कितना चार्ज होता है, -1/3 और होल टू इंटू ई। ठीक है, तो क्या बना बच्चे, यहाँ पे बन रहा है 4/3, यहाँ बन रहा है -1/3, तो 4/3 -1/3 बच्चे 3/3। 3/3 का मतलब क्या हो गया, ई, और कैसा ई, प्लस ई। तो बच्चे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, देखो आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। बेसिकली यू डी से मिलके क्या बन रहा है, यू डी से मिलके आपका एक प्रोटॉन बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ CCS, तो बिल्कुल सही बात है बच्चे, CCS से भी मिलके क्या बनेगा, दो चार में एक स्ट्रेन से मिलके भी एक प्रोटॉन बनेगा। ऐसे ही दो टॉप एक बॉटम को ले लो बच्चे, तो दो टॉप एक बॉटम को लोगे तो भी क्या बनेगा, आपका प्रोटॉन ही बनेगा। अब मान लो मुझे बनाना होता इलेक्ट्रॉन, देन मैं क्या करता, तो मैं बच्चे डी 3 ले लेता, डी। अब जरा देखो ये मिलके क्या बन रहा है, मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया डी। इन तीनों को ऐड करो तो -3/3 इंटू ई, मतलब -e। देखो बच्चे ये कितना होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं इन 6 क्वार्क से ही मिलकर बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। हम न्यूट्रॉन को ही बना सकते हैं। हम क्या करें, हमने यू डी ले लिया, देखो बच्चे यू डी ले लिया, मतलब 2/3 -1/3 इंटू ई। तो बच्चे कितना आ गया, 0। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है। ठीक है, तो ये बच्चे बेसिकली इसके आपके ये क्या है, ये आपके एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ पे यू डी ही क्यों लिखा है। बच्चे ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर एनर्जी का भी फॉर्मेट लिखा है कि 2.4 MeV इलेक्ट्रॉन, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एनर्जी इसको, तो और इसको कितना चाहिए, 1.27 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ इन दोनों में से किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है गीगा वाले को चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यू मीन्स अप को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम कम एनर्जी के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जनरेट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। इस पूरी थ्योरी को कहा जाता है बच्चे क्वार्क थ्योरी। ठीक है, बेसिकली यही आपके फंडामेंटल्स हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। मैंने यहाँ पे +2/3 2 अप ले लिए और एक डाउन ले लिया। बच्चे क्या मिल गया, हमें प्रोटॉन मिल गया। देखो मैंने 2/3 एक अप ले लिया और 2 डाउन ले लिया, आपको क्या मिल गया, चार्ज की वैल्यू 0, मतलब न्यूट्रॉन। मैंने एक पार्टिकल ले लिया अप और दूसरा ले लिया एंटी पार्टिकल, इसे कहते हैं एंटी क्वार्क, एंटी डाउन। मतलब ये जो भी जितने भी आपको न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने भी पार्टिकल होते हैं बच्चे, हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन, उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन नहीं कहते हैं, उसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ऐसे ही जो भी क्वार्क होते हैं उनका एंटी क्वार्क होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ अप का एंटी अप होगा बच्चे, एंटी अप को हम बोलेंगे कि एंटी अप पे चार्ज है -2/3। ठीक है ना। ऐसे ही एंटी डाउन की बात करूं, अगर एंटी डाउन की बात करूं तो एंटी डाउन पे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी -1/3 होता है तो +1/3। तो वही बात बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अगर मैं एक एंटी डाउन को ले लूँ और एक अप को ले लूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव। मतलब ये भी कितना हुआ, ये भी एक तरीके का प्रोटॉन हुआ, है कि नहीं। पायॉन का मतलब क्या होता है, ये अभी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ोगे। पायॉन भी एक तरीके का मतलब पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है ना।
पायॉन होते हैं बच्चे, मेसॉन्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और इन सब में सबसे छोटी होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन तीनों से भी छोटी होती है क्वार्क, ये जो 6 क्वार्क होते हैं, ठीक है, इन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। तो बच्चे समझ में आया होगा कि क्वार्क थ्योरी क्या कहती है। क्वार्क थ्योरी बेसिकली फंडामेंटल से कैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, ये हमारे फंडामेंटल है। अब आते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज कैन बी पजेस्ड बाय अ बॉडी, इन सब में से कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहला देखो, कह रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, बिल्कुल हो सकता है, ऑर्डर सेम है। अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भाई। Q इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू ई, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, मीन्स 3/2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप कट कर दो इसको, 2 टाइम्स ये कट होगा, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब बच्चे ऐसे यहाँ पर आ जाओ, इसके लिए देखो आप, इसके लिए अभी थोड़ा रुक के देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं 2.4, तो 2.4 को भी बच्चे हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करके हमें वैल्यू मिल सकती है कि नहीं। कहीं ना कहीं ये वैल्यू किससे बड़ी है, 1.6 से बड़ी है ना। तो 1.6 से बड़ी है, दैट मीन्स इसे हम एज अ मान सकते हैं कि ये भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ चार्ज को अपने पास रख रहा है। लेकिन बच्चे आप इस वाली वैल्यू पे आ जाओ या इस वैल्यू पे आ जाओ, ये दे रहा है बच्चे 1 इंटू 10⁻⁻19, जबकि लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो तो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे स्मॉल तो हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा जरूर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो B है और जो D है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये उससे भी कम को शो कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वार्क या एंटी क्वार्क की बात आ रही है। तो चूंकि क्वार्क जो मॉडल है ये आपके सिलेबस से अलग है, हाँ आपको मेंस के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए, लेकिन ये दोनों चार्ज को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से छोटी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे छोटा हो रहा है, दैट मीन्स वो पॉसिबल नहीं है बच्चे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इस वैल्यू की बात करूं, तो ये बच्चे सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है बच्चे, -18 कह रहा है, -18 कह रहा है, इसका मतलब इससे तो बड़ी हुई, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। डी वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। 10⁻19 होता तो बच्चे इसे भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। ओके बच्चे, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। बहुत आसान सी चीज़ है बच्चे, देखो आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है कि आपको पता होगा। हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम का जो मोलर मास होता है कितना बच्चे, वो होता है 4, और यहाँ कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। तो आप कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल उसके पास है, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 8/4, दैट मीन्स 2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे मोल्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलोगे सर 2 × 2, मतलब कहीं ना कहीं 4 मोल्स के ये इक्वल है, 4 मोल्स के इक्वल है, दैट मीन्स आपको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4, मतलब कहीं ना कहीं नियरली इक्वल टू 24 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हमारे 8 ग्राम ऑफ हीलियम एटम में होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के मोलर मास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं बच्चे। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, समझना अच्छे से, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर।
एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। कहोगे सर ये कैसे निकाले, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बच्चे ये कह रहा है कि कप ऑफ वाटर जो होता है ना, कप की जो स्टैंडर्ड साइज होती है, या आप कह लो उसका जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, हम कहते हैं कि वो कितना वाटर कंटेन कर सकता है कोई भी कप, वो होता है बच्चे, ये स्टैंडर्ड साइज होती है 250 ग्राम वाटर वो कंटेन कर सकता है। तो ये बात, ये नॉलेज इसमें छुपी हुई है, ये एक स्टैंडर्ड साइज होती है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि हाँ मतलब हमें क्या कैसे पता, ये बच्चे स्टैंडर्ड है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमें पता चल गई कि 250 ग्राम कि कोई भी कप है वो 250 ग्राम ऑफ वाटर को कंटेन कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो कि जो हमारा वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। हम लिख सकते हैं ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होगा बच्चे, आपको सबको पता है कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक मोल में जो पार्टिकल होते हैं कितने होते हैं बच्चे, एक मोल में पार्टिकल होते हैं 6 एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, इतने होते हैं। तो कहीं ना कहीं 250 ग्राम में कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं 250 ग्राम में अगर हम बात करें तो ये हो सकते हैं 6.023 इंटू 250 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, इतने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स हम ये देख सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स कप ऑफ वाटर में, मतलब मैं अगर इसको 18 से डिवाइड कर सकता हूँ तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ, बच्चे पूरी केमिस्ट्री चल रही है देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ कप ऑफ, मैं लिख देता हूँ 250 ग्राम ऑफ वाटर, मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ n से, तो कितना हो जाएगा बच्चे 6.023 इंटू 250 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 अपॉन 18, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपको पता है कि जो वाटर के पास है वो कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन रखता है, तो आपको पता है H2O होता है, H2O होता है, इसका मतलब 2 + 8, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो कितने नंबर हो गए, तो आप बोलोगे n डैश इज इक्वल टू जितने पार्टिकल, ये रहा n मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 टू पावर यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें मिल जाएगा 6.023 इंटू 250 इंटू 10⁻24, मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ 25 ही कर देता हूँ, मैं इसे 25 कर देता हूँ और यहाँ से 0 हटा देता हूँ, अपॉन 18, ठीक है। इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने ग्राम में बच्चे, 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अगर आपके पास n है, आपके नॉलेज में n है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू n डैश इंटू ई प्लस माइनस, तो E की वैल्यू पता है, मीन्स हम 6.023 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25 अपॉन 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चे ऐसा करने पे जो वैल्यू आती है वो नियरली इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, इतनी आएगी, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकालते हैं कि किसी भी, अब ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पे उस कप की वैल्यू का जो वाटर कंटेनर है, वाटर कंटेन कितना ग्राम वाटर कंटेन कर रहा है उसको बदल दे, ये आइडियल ना दे, ये इसकी जगह कुछ और दे, तो कोई बात नहीं बच्चे, हम वो लेके चलेंगे, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कोई भी हम बात करें ऑब्जेक्ट को, तो उसे बेसिकली कितने पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट माने गए हैं। जनरली 5 पार्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही कंसीडर करेंगे। फिर जैसे जैसे क्लास 12 के लास्ट तक पहुँचेंगे तो यही 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला है बच्चे कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं आपको पता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं बच्चे, जो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिनमें फोर्सली फील्ड जनरेट की जाती है, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। ऐसे ही एक और होती है सेमी कंडक्टर, जो इन दोनों के बीच में आती है, जिसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं हम, वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है, वो सबसे लास्ट चैप्टर हमारा है भी क्लास 12 का, सेमी कंडक्टर। तो हम वहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग कॉम करते हो, कॉम करने के बाद एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हो, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मैंने क्या किया, इस कॉम को यहाँ पे इस तरीके से रखा और ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े थे, ये अट्रैक्ट हो जाता है इससे। इसके अलावा एक रॉड लेते हैं लंबी सी, उस रॉड पे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वीडियो दिखाया हुआ था, मेरे स्टेटस पे था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि एक बहुत पतले पतले से वायर लेते हैं प्लास्टिक के, और उसको बहुत पतले पतले पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, बहुत पतले पतले, और एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं। और इस वायर पे एक सिल्क के कपड़े से हम इसको रब करते हैं, और रब करने के बाद इसको इसके नीचे लेकर आते हैं, तो ये इसकी तरफ आता नहीं है, ये कुछ इस तरीके से फैल जाता है। ठीक है, मतलब ये नीचे नहीं आता, ये बेसिकली रिपेल करने लगता है एक दूसरे को। जैसे जैसे इस रॉड को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये ऊपर की ओर मूव करता रहता है, खिसकता रहता है, रिपेल किया करता है एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्या इसके पीछे का क्या रीज़न है, और हम ये कैसे समझ पाते हैं कि कोई भी चार्जेस जो हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्लस चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये लाइक चार्जेस हैं, ये रिपेल करते हैं। ये कहाँ से पता चला हमें कि ये रिपेल कर रहे हैं? भाई कुछ ना कुछ तो एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसके थ्रू हमें पता चला। ऐसे ही अगर प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो बच्चे एक एक्सपेरिमेंट, एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो चार्जिंग ऑफ बॉडीज़ में अलग अलग तरीके के मेथड है। जैसे मैंने एक यहाँ पे बोला फ्रिक्शन, मैंने क्या किया, फ्रिक्शन अप्लाई किया, फ्रिक्शन की वजह से ये हो रहा है। ऐसे ही बहुत से रीज़न है, आपका इंडक्शन है, आपका कंडक्शन है, आपका फ्रिक्शन है, अलग अलग तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो एक एक करके हम उसे स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। तो उसके लिए सबसे पहला होता है रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। दूसरा मेथड होता है कंडक्शन एंड इंडक्शन। बच्चे हमारे मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, मीन्स 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तय है आना मेंस में, इंडक्शन और कंडक्शन से। फिर थर्मियोनिक इमिशन, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 11th में, हीट की वजह से। अगला होता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में है, ये हम लोग पढ़ेंगे, और ये हमारे 11th में हो चुका है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये फ्रिक्शनल हुआ, आपका कंडक्शन, इंडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें से इसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ये तो था कंडक्टर। इंसुलेटर के लिए क्या करते हैं बच्चे, इंसुलेटर के पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू तोड़ने होते हैं। बच्चे देखो, कोई भी, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो इंसुलेटर में जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से बाउंड होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं, प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चे हम क्या करें, अगर इसके इस साइड और इस साइड एक बहुत बड़ा फील्ड लगा दे, फील्ड का मतलब है मैंने इस साइड पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, बड़ा सा फील्ड, इस साइड निगेटिव चार्ज लगा दिया, और मैंने एक साथ नहीं किया, इसकी पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। मतलब मैं पहले एक एक चार्ज दोनों पे रखा, फिर 2-2 रखा, फिर 3-3 रखा, फिर 5-5 रखा, फिर ऐसे 10, 15, 20 ऐसे ही चार्जेस पे जनरेट करता गया।
तो होगा क्या बच्चे, देखो इसका जो बिहेवियर होगा थोड़ी देर के बाद ये इसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाएगा ओवल शेप में। ये प्लस है तो इस साइड निगेटिव आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने फील्ड को और ज़्यादा बढ़ाया, और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो इसका शेप कुछ ऐसा इस तरीके से शेप ले लेगा, ये थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर और भी फील्ड अप्लाई की, मतलब इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज किया, देन इसका शेप अब आगे चल के और भी इस तरीके से बहुत मतलब पतला सा ऐसे नैरो शेप ले लेगा, ये माइनस ये प्लस। अब फील्ड लगाएंगे तो बच्चे ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस। इस फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना हो रही है बच्चे, इस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज है बच्चे क्या होगा, ये पोलराइज हो गया, इसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, चार्ज क्या हुआ, पोलराइज हो गया। तो किसी भी इंसुलेटर में जो चार्ज जनरेट करने का बहुत ही फेमस या बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोलराइजेशन। ठीक है ना, ये इसका हमारी फिजिक्स में जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन आप लोग कोई भी इंसुलेटर होता है उसमें फ्रिक्शन के थ्रू भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक में प्लस एक में माइनस हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है, सिंस चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर्स नाइदर कंडक्टर नॉर इंडक्शन कैन बी यूज टू चार्ज इंसुलेटर, सो इन ऑर्डर टू चेंज एंड इंसुलेटर फ्रिक्शन इज यूज्ड। बच्चे कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हमें चार्ज को फ्लो कराना सिर्फ किस में आसान होता है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमारे इंसुलेटर में तो होते ही नहीं है। तो क्या करें, तो हमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्स पोलराइजेशन के थ्रू हो सकता है, वो फ्रिक्शन के थ्रू हो सकता है, बहुत से मेथड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला पोलराइजेशन। अब मैंने एक इंसुलेटर कंडक्टर ले लिया बच्चे, ठीक है ना, इसमें जो भी थे वो कहीं ना कहीं इस शेप में पूरे के पूरे पोर्शन में फैले हुए थे। देखो सारे के सारे प्लस माइनस। अब मैंने इसके दोनों साइड मैंने एक फील्ड अप्लाई किया। मैंने इसे ऐसा किया कि इस साइड इसके प्लेट के एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिया और इसके इस साइड निगेटिव चार्ज लगा दिया। इसे कहते हैं, मैंने इसके अबाउट एक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट कर दी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, ये जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस धीरे धीरे पोलराइज हो जाएंगे। और पोलराइज होने के बाद इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा, सारे माइनस इधर हो जाएंगे, सारे प्लस इधर होंगे, फिर ये माइनस होगा प्लस होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो जो बीच के हैं ये दोनों आपस में मिलके डिफ्यूज़ हो जाएंगे, मीन्स फिर से कंबाइन होके न्यूट्रल हो जाएंगे। ये दोनों कंबाइन होके न्यूट्रल हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन होके न्यूट्रल हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन होके न्यूट्रल हो जाएंगे। बचा क्या, इस प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा, इस प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो कैसा मिला, फाइनल हमें कुछ ऐसा मिला। हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी बच्चे, ये रही फील्ड भाई, प्लस से माइनस की तरफ फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब जो फील्ड इस इंसुलेटर में जनरेट हुआ बच्चे, उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। इसे कहते हैं, ये हमारी पोलराइजिंग फील्ड है। ये हमें क्या कहती है, पोलराइजिंग फील्ड है। ये एक पोलराइजिंग फील्ड है। और पोलराइजिंग फील्ड हमेशा अप्लाइड फील्ड के, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अभी इसके लिए थोड़ा सा हमारे लिए टाइम है कि फील्ड को कैसे हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक मैं व्यू दे रहा हूँ, आप समझ सको कि हाँ जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो कैसे होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहला मेथड बच्चे हमारा यही है। देन सेकंड मेथड हमारा बाय फ्रिक्शन है। हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली और उसको दूसरे न्यूट्रल बॉडी के साथ रब किया, और रब करने के बाद हमने देखा ये वाली बॉडी क्या हुई, ये वाली बॉडी प्लस हो गई। क्यों प्लस हो गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया सेकेंड बॉडी को, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हुआ। और ट्रांसफ़र हुआ तो ये कैसी हो गई, ये आपकी निगेटिव हो गई, ये आपकी पॉजिटिव हो गई। वही प्रोसेस है, मैंने क्या किया, इस वाले बॉडी को एक सिल्क के कपड़े से रब कर दिया
और मैंने एक प्लास्टिक का एक वायर लिया, उसको आपस में कनेक्ट करके इसके साथ रखा। तो जैसे हम ऐसे इसके नज़दीक करते हैं, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर एक निगेटिव चार्ज आता है, ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। या आप ऐसा समझ लो, इस पर पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव आ गया तो दूर भाग रहे। पॉजिटिव निगेटिव मतलब हो गए अनलाइक, तो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, मतलब कॉम वाली प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, कॉम लिया और कॉम को भाई हम जब कॉम करके कुछ छोटे टुकड़ों पे रखते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें इस पे कौन सी चार्ज आ गया, इसमें ये दोनों अनलाइक चार्जेस जनरेट किए। इसमें क्या हुआ, इसमें लाइक चार्जेस जनरेट किए, ये रिपेल कर रहा है। ये किसकी वजह से हुआ बच्चे? अगर मैं सिल्क की कपड़े को इस रॉड पे रब नहीं करता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ से हमें पता चल जाता है कि किस बॉडी पे रब करें और किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे निगेटिव आएगा। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इबोनाइट की रॉड होती है, देखो यहाँ पे एग्जांपल वाइज लिखा भी है आपके, ये एनसीईआरटी में बहुत फेमस है। व्हेन द इबोनाइट रॉड इज रब्ड अगेंस्ट द फर, द इबोनाइट रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड फर बिकम निगेटिवली चार्ज। तो बच्चे ये एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी, कौन सी बॉडी निगेटिव होगी। मैं उस सीरीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वेट मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। हाँ बच्चे देखो, अब इस सीरीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सीरीज़। मैंने यहाँ पे कर रखा है फर, फनल, ग्लास, कॉटन, सिल्क, लेदर, वुड, वैक्स, अम्बर, प्लास्टिक। अब इन सब में से कोई भी एक बॉडी ले लो। जैसे मैं ले लेता हूँ ग्लास और मैंने ले लिया सिल्क। ग्लास को अगर सिल्क से रब करेंगे तो जो भी ऊपर वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिव, जो भी नीचे वाला होगा वो हमेशा निगेटिव। मैंने फर को सिल्क के साथ किया तो फर हमेशा पॉजिटिव, सिल्क हमेशा निगेटिव। मैंने सिल्क को लेदर के साथ किया तो सिल्क हमेशा पॉजिटिव, लेदर हमेशा निगेटिव। तो ये एक सीरीज़ है बच्चे, इस सीरीज़ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सी बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, प्लास्टिक को आप वुड से करो तो वुड पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लास्टिक पे हमेशा निगेटिव आएगा। इस सीरीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सीरीज़। और यहाँ से इस चीज़ को अगर आप याद रख पाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप तुरंत फटाफट बता सकते हो कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। अब पॉजिटिव और निगेटिव को पता करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मान लो आप पूछोगे सर ये पता हमें कैसे चला कि ये सीरीज़ कैसे बनी, तो सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, मैंने फर लिया, मैंने ग्लास लिया, ठीक है, और इन दोनों के एक दूसरे से रब किया और एक ऐसा नोन चार्ज रखा। मान लो मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है पहले से, और जब इस फर को इसके पास लेकर आते हैं ना तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है, और जब ग्लास को लेकर आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो बच्चे ये तो पता है ये पॉजिटिव है, और मान लो तुम इसे लेकर आ रहे हो तो ये इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा है रिपल्शन, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, तभी रिपल्शन काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव होगा। तो बच्चे इस तरीके से पूरी की पूरी एक सीरीज़ बन गई है। फर हमारा पॉजिटिव हो गया, ग्लास हमारा निगेटिव हो गया। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखोगे। तो आज इस चीज़ को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें और है, इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो कल बच्चे इस चीज़ को हम लोग फिनिश करेंगे। आज आप लोग इतना अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके बच्चे, मिलते हैं कल, बाय।